हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कोई आवेशित समतल प्लेट अपने निकट कितना छेद पैदा करती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह गॉस-की प्रमेय के आधार पर कोई आवेशित चालक गोला अपने निकट कितना छेद पैदा करेगा। आज का डेरिवेशन ये है। ये डेरिवेशन भी हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से ही सिद्ध करना है। तो आओ शुरू करते हैं। हेडिंग क्या है? आवेशित गोलीय चालक। यानी हमारे पास अब की बार जो चालक है उस चालक की शेप कैसी है? वो गोला है। माना आर त्रिज्या का कोई ठोस चालक गोला है। माना आर त्रिज्या का कोई चालक गोला है जो वायु या निर्वात में रखा गया है। माना आर त्रिज्या का कोई चालक गोला है जो वायु निर्वात में रखा गया है। इतनी बात समझ में आ गई। जब इस चालक को क्यों आवेश दिया जाता है, जब इस चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो वह संपूर्ण आवेश इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। वह संपूर्ण आवेश इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। माना आर त्रिज्या का कोई चालक गोला है जो वायु निर्वात में रखा गया है। जब इस गोले को क्यों आवेश दिया जाता है तो वह आवेश इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। पृष्ठ पर समान रूप से फैलता है जिससे इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर? एक बार दोबारा सुनो। माना आर त्रिज्या का कोई ठोस चालक गोला है जिसे वायु निर्वात में रखा गया है। जब इस चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो वह आवेश इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है जिससे इसके पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा हो जाता है। एक बार यहाँ तक की थोड़ी लिखते हैं। माना आर त्रिज्या का कोई ठोस चालक गोला है जिसे वायु या निर्वात में रखा गया है, जिसे वायु निर्वात में रखा गया है। जब इस चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो वह आवेश इस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। फैल जाते का मतलब दोस्त वितरित हो जाता है जिससे इसके पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो जाता है। देखो किसी डेरिवेशन में ना वे सब बातें बतानी ज़रूरी है जो हमें जूम करके चल रहे, जो हमने लिया उन सब बातों को बताना बेहद ज़रूरी है। हमने कहा हमारे पास एक आर त्रिज्या का गोला है जिसको हमने कहाँ रखा, जिसे वायु निर्वात में रखा गया है। जब इस गोले को क्यों आवेश दिया जाता है तो वह संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है जिससे इसके पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा हो जाता है। यहाँ तक की बात क्लियर? और सिग्मा का फॉर्मूला होता है दोस्त, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। ये हमने तुम्हें पढ़ाया था। और सिग्मा बराबर क्यू की जगह क्यू, ए माने क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? गोले का क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गई, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन 4πr²। जब आवश्यकता पड़ेगी डेरिवेशन के बीच में तो मैं सिग्मा की वैल्यू का प्रयोग कर लूँगा। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? देखो अब प्रोग्राम समझो क्या है, प्लानिंग क्या है इस डेरिवेशन के पीछे। हमें इस डेरिवेशन को 3 चरणों में करना है, या यूँ कहें कि हम 3 तरीके से क्षेत्र निकाल लेंगे। कैसे? सबसे पहले हम क्षेत्र निकाल लें गोले के बाहर कितना क्षेत्र पैदा होगा। फिर मैं दूसरे केस में क्षेत्र निकाल लूँगा कि गोले के पृष्ठ पर कितना क्षेत्र पैदा होगा। और तीसरा जो मेरा केस होगा वो ये होगा कि गोले के अंदर कितना क्षेत्र पैदा होगा। तो अब की बार जो हम डेरिवेशन करने वाले हैं वो 3 स्थिति के लिए करेंगे। सबसे पहला जो हमारा केस होगा वो होगा गोले के बाहर क्षेत्र, दूसरा केस क्या होगा गोले के पृष्ठ पर क्षेत्र, और तीसरा केस होगा हमारा गोले के अंदर क्षेत्र। तो आओ शुरू करते हैं। पहली स्थिति,
प्रथम स्थिति क्या है हमारी? प्रथम स्थिति है हमारी कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, ये हमारी पहली स्थिति है दोस्त। तो आओ P को मान लेते हैं। गोले के केंद्र से r दूरी पर, गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। गोले के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और P कहाँ ले लिया हमने? गोले के बाहर स्थित है। यानी गोले के बाहर P कब स्थित होगा? जब छोटे r का मान बड़े r के मान से बड़ा, छोटे r का मान बड़े r के मान से बड़ा होगा, या बड़ा r गोले की त्रिज्या छोटे r से छोटी होगी। बात क्लियर है यहाँ तक कि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। यहाँ तक की बात सब बच्चों को क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? आओ एक बार दोबारा देखते हैं। माना r त्रिज्या का कोई ठोस चालक गोला है जिसको वायु निर्वात में रखा गया है। जब इसको Q आवेश देते हैं तो वह आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, जिससे इसके पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा हो जाता है। और सिग्मा का फॉर्मूला ये है। 3 तरीके से क्षेत्र निकाल लेंगे। पहला तरीका क्या है? जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। लेकिन निकलने किसके हिसाब से? गॉस की प्रमेय के आधार पर। और गॉस की प्रमेय लगाने के लिए प्रतिबंध होते हैं, गॉस की प्रमेय लगाने के स्टेप होते हैं। अब से 3-4 वीडियो पहले मैंने तुम्हें कई बार क्लियर कर लिया। जब तार के केस में निकलवाया तब भी स्टेप बताए, प्लेट के केस में निकलवाया तब भी स्टेप बताए। एक बार फिर मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, इनको ध्यानपूर्वक देखना। क्या रिवाइज कर रहा हूँ? गॉस की प्रमेय कैसे अप्लाई करते हैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। इस वाले डेरिवेशन में गॉस की प्रमेय को अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, आओ देखते हैं एक बार। गॉस की प्रमेय को अप्लाई करने के लिए कुछ एजम्पशन है, कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है कि आवेश बंद पृष्ठ के अंदर घिरा होना चाहिए। आवेश बंद पृष्ठ के अंदर घिरा होना चाहिए। आप गोले के आवेश को जरा ध्यानपूर्वक देखिए। क्या गोले का आवेश किसी पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ है? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस आवेश को चारों तरफ से कवर करना पड़ेगा। एक गोले को अच्छी तरीके से दूसरा गोला ही ढक सकता है। यानी एक पृष्ठ को, वृत्ताकार पृष्ठ को कोई वृत्ताकार पृष्ठ ही ढक सकता है। तो हम क्या करेंगे? एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब P में से होकर गुजरने वाला अब P में से होकर गुजरने वाला एक बंद सकेंद्री गोलीय पृष्ठ लेते हैं। अब P में से होकर गुजरने वाला, अब P में से होकर गुजरने वाला एक R त्रिज्या का सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ लेते हैं। अब P में से होकर गुजरने वाला एक सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ लेते हैं। सकेंद्रीय मतलब जैसा हमारे पास ये गोला है, इसका केंद्र ये है, ये दूसरा गोला है, इसका केंद्र भी यही है। तो ये दोनों गोले आपस में क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय। तो इसलिए मैंने शब्द का प्रयोग करा कि बाहर वाला जो मैंने गोला लिया है, बाहर वाला जो गोलीय पृष्ठ लिया है, वो गोलीय पृष्ठ का केंद्र वही है जो तुम्हारे गोले का है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने सकेंद्रीय कहा। अब P में से होकर गुजरने वाला एक R त्रिज्या का सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ लेते हैं। आवेश वितरण की सममितता से गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E का मान समान होगा और दिशा लंबवत बाहर की ओर होगी। गोलीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होगा। वजह जान लो। वजह यह है
कि इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी बराबर है, और जब आवेश से बिंदु की दूरी बराबर होती है तो क्षेत्र भी बराबर मात्रा में पैदा होता है। क्योंकि क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला हमने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r², यानी E का मान दूरी पर निर्भर करता है। R बदलेंगे तो E बदलेगा, R नहीं बदलेंगे तो E नहीं बदलेगा। जब सबका R सेम है, अर्थात आवेश से बिंदु की दूरी सेम है, तो सब बिंदुओं का क्षेत्र भी सेम होगा। ये बात हमने कही है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर। और दिशा क्या होगी? दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। ये क्या है? हमारी क्षेत्र की दिशा। गॉस की प्रमेय लगाने के लिए जो पहला स्टेप होता है कि आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर कवर होना चाहिए, वो हमने क्लियर कर लिया। हमारा आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर आ चुका है। किसके अंदर? r त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ के अंदर आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ का छोटा सा अवयव लेते हैं। पृष्ठ का क्या लेते हैं? छोटा सा अवयव, और छोटे से अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करते हैं। उसका फॉर्मूला है EdA cos थीटा। बात समझो, हमने जो पृष्ठ लिया है उस पृष्ठ का छोटा सा अवयव लेंगे, उस छोटे से अवयव से गुजरने वाला क्या निकाल लेंगे? फ्लक्स। उस फ्लक्स का नाम होता है d फाई। कौन से पृष्ठ की बात कर रहा? उस पृष्ठ की बात कर रहा जिसने आवेश को कवर किया है, आवेश को ढका है। उस पृष्ठ का छोटा सा अवयव क्या लेंगे? DA। सबसे पहले DA से गुजरने वाला क्या निकाल लेंगे? फ्लक्स। उसका नाम क्या होगा? d फाई। और d फाई का क्या कर देंगे? समाकलन। तो कुल फाई आ जाएगा। कुल फाई बराबर होगा समाकलन ऑफ किसका? d फाई का। अगर हम d फाई का समाकलन कर देंगे तो हमें कुल फ्लक्स मिलने वाला है। बात समझ में आ गई? एक छोटा सा अवयव लेंगे, अवयव का फ्लक्स निकाल लेंगे, उस फ्लक्स का समाकलन कर देंगे तो कुल फ्लक्स आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? चलो शुरू करते हैं। अब P के चारों ओर, अब P के चारों ओर गोलीय पृष्ठ का अति सूक्ष्म अवयव DA लेते हैं, जहाँ DA वेक्टर तथा E वेक्टर के बीच का कोण थीटा बराबर 0 है। क्योंकि हमने DA लिया, यहाँ पे DA पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर भी इधर को ही होगा। तो मैंने कितनी बार बता लिया क्षेत्रफल वेक्टर कैसे निकालते हैं। ये पृष्ठ ऐसा रखा हुआ है तो इसके लंबवत होगा क्षेत्रफल वेक्टर। अगर ये पृष्ठ ऐसा होता तो इसके लंबवत होता क्षेत्रफल वेक्टर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पृष्ठ ऐसा रखा हुआ है तो क्षेत्रफल वेक्टर भी इधर को ही होगा। तो क्षेत्रफल वेक्टर DA भी इधर को ही है, E भी इधर को ही है, तो दोनों के बीच का कोण कितना है? 0। तो तब DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर, ये फाई है, d फाई बराबर EdA cos थीटा। तो EdA cos थीटा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, EdA आ गया। हमारा ये क्या आ गया? d फाई। इसको कह दिया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? अब क्या निकालना था? हमें तो टोटल गोले से निकालना था ना, हमें तो टोटल गोलीय पृष्ठ से निकालना था ना फ्लक्स। हमने क्या निकाल लिया? इसके छोटे से अवयव का निकाल लिया। इसके छोटे से अवयव से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो हम निकाल चुके। तो हमें क्या निकालना है? हमें संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निकालना है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से। बात समझ में आ रही है? और संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बताया कि इसका इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन कर दो तो संपूर्ण आ जाएगा। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसे कहते हैं फाई बराबर होगा इंटीग्रेशन हो, किसका इंटीग्रेशन? d फाई का। फाई बराबर इंटीग्रेशन हो d फाई की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने समीकरण 1 से? EdA, E बाहर निकल जाएगा, फाई बराबर E ऐसा का ऐसा ही इंटीग्रेशन हो DA। अब छोटे छोटे DA को जब जोड़ेंगे
तो यार कंप्लीट ए आ जाएगा। ये ए किसका क्षेत्रफल है? इस गोलीय पृष्ठ का, गोलीय पृष्ठ का, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन है? ए। फाई बराबर ई इंटू गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr²। मैंने बड़ा आर क्यों नहीं लिया, छोटा आर क्यों लिया है? क्योंकि हमारा गोलीय पृष्ठ तो छोटी आर वाला है ना, गोला तो हमारा बड़े आर वाला है जिसके बारे में बात चल रही थी। लेकिन जो हमने गोलीय पृष्ठ लिया था गॉस की प्रमेय लगाने के लिए, उसकी त्रिज्या छोटा आर है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या लेंगे? छोटा r²। बात क्लियर है? समीकरण नंबर 2। 2 स्टेप हो चुके। गॉस की प्रमेय से डेरिवेशन हल करने का तरीका जो था उसके 2 स्टेप हो चुके। पहला स्टेप आवेश घिरा होना चाहिए, ओके, उसके छोटे से अवयव से निकालते हैं, समाकलन कर देते हैं, कुल फ्लक्स आ जाता है। और तीसरा स्टेप होता है कि गॉस की प्रमेय से फ्लक्स निकाल लो। वो फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर क्यू गुणा 1/ε0। अब की बार किससे फ्लक्स निकालना है? गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार फ्लक्स बराबर होता है Q गुणा 1/ε0। समीकरण नंबर 3। ये भी फ्लक्स का मान है जो हमने निकाला। गॉस की प्रमेय डायरेक्ट लगाकर भी फ्लक्स का मान निकाल सकते हैं। ये दोनों ही फ्लक्स के मान हैं, तो दोनों फ्लक्स के मान बराबर होने चाहिए। तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर देखो हमें क्या मिलेगा। समीकरण 2 से हमारा आया था E इंटू 4πr², और समीकरण 3 से हमारा आया Q गुणा 1/ε0। ये 4π तो इसके साथ लिख दो, R को इसके बटे में लिख दो। तो E बराबर 1/4πε0, E बराबर 1/4πε0, ये 4π यहाँ आ जाएगा, और गुणा Q/r²। E बराबर 1/4πε0 Q/r²। किसी गोले के बाहर इतना क्षेत्र पैदा होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? हमने पहली स्थिति के लिए डेरिवेशन कर लिया कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। एक बार थोड़ा सा मैं तुम्हें पुरानी बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि मसला क्या है। हमने कहा आज कि हमारे पास एक ठोस गोला है। अगर इस गोले के स्थान पर मैं कोई बिंदु आवेश लेता और बिंदु आवेश से r दूरी पर मैं क्षेत्र का मान ज्ञात करता, तो पुराने फॉर्मूले से हमें पता है कि वो क्षेत्र का मान होता 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 Q/r²। कोई बिंदु आवेश अपने से r दूरी पर इतना क्षेत्र पैदा करता है, और देखियो गोला भी तो इतना ही पैदा कर रहा। जब ने गोले के कारण निकाला क्षेत्र, उसने भी इतना ही पैदा करा r दूरी पर, और कोई बिंदु आवेश भी r दूरी पर इतना ही पैदा करता है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जब कोई बिंदु गोले के बाहर स्थित होता है तो गोले के संपूर्ण आवेश को उसके केंद्र पर रखा हुआ मान सकते हैं। हमें इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित होता है तो गोले के संपूर्ण आवेश को उसके केंद्र पर रखा हुआ मान सकते हैं। अगर ये Q आवेश केंद्र पर होता तो जब भी क्षेत्र इतना ही आता। अब ये Q आवेश पृष्ठ पर है गोले के, तब भी इतना ही क्षेत्र आया। तो जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित होता है तो उस आवेश को हम केंद्र पर रखा हुआ मान सकते हैं। ये बात लिखने वाली है। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित होता है तो जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित होता है तो उसके संपूर्ण आवेश को केंद्र पर रखा हुआ मान सकते हैं। आगे चलकर जब हम धारिता वगैरह पढ़ाएंगे तुम्हें, उस समय इस कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इस बात को याद कर लेना। हमने ऐसे नहीं कहा कि वो केंद्र पर रखा होगा, हमने पहले गुणा भाग करके फाइंड आउट करा। एक गोले के कारण क्षेत्र इतना आया, एक बिंदु आवेश के कारण भी क्षेत्र इतना ही आता, तो गोले की जगह हम बिंदु आवेश को भी रखा हुआ मान सकते हैं। यानी गोले पर जितना आवेश है उसको हटाकर उसे उसके केंद्र पर रख दो, तब भी क्षेत्र उतना ही पैदा होगा जितना गोले ने करा था। मुझे लगता है यहाँ तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट,
अब हमारी दूसरी स्थिति पर चलते हैं हम। पहली स्थिति क्या थी कि जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। अब की बार दूसरी स्थिति क्या है कि जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। तो अब की बार हम गुणा भाग किसके लिए करेंगे? पृष्ठ के लिए। जब बिंदु P गोले के बाहर नहीं पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा, जरा ध्यानपूर्वक देखिए, या छोटा r क्या था यार? छोटा r था केंद्र से बिंदु P की दूरी। बोर्ड पर फोकस करो सब बच्चे। छोटा r क्या था? केंद्र से बिंदु P की दूरी। अब हमने P को घटा कर कहाँ लेकर आ गए? इसके पृष्ठ पर। तो r भी तो कम हो गया। r का मान देखियो बड़े r के बराबर हो गएगा। जब बिंदु P बाहर था तो r इतना था और छोटा r इतना था, लेकिन P को तो हम पृष्ठ पर लेके आ गए ना, तो P की दूरी भी तो घट गई छोटा r। वो घट के कितनी होगी? बड़े r के बराबर। यानी जब बिंदु P इस पर स्थित होगा तो छोटा r बड़े r के बराबर। जब बिंदु P पृष्ठ पर स्थित होता है तो केंद्र से P की दूरी छोटा r गोले की त्रिज्या बड़े R के बराबर होती है। यानी छोटा r बराबर बड़ा R। ये छोटे r का मान समीकरण उसमें रखने पर जो क्षेत्र का मान हमने बाहर निकाला था, E बराबर छोटे r का मान E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर में रखने पर, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर में रखने पर। कई लोगों के दिमाग में वहम पैदा हो गया, ये पता नहीं कहाँ से फॉर्मूला लेकर आए सर। अभी तो निकल रहा है यार, गोले के बाहर R दूरी पर इतना क्षेत्र पैदा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, गोले के बाहर। लेकिन हमने बाहर की बात नहीं करी, इसे घटाया कहाँ लिया? पृष्ठ पे, तो R बदलेगा ना। जब बिंदु P पीछे हटेगा तो R का मान कम होगा ना। R का मान कम होगा, कितना हो गया? बड़े R के बराबर। तो उसी फॉर्मूले में तब्दील कर देंगे, जहाँ पे छोटा R था वापस वहाँ बड़ा R ले लेंगे। बात समझ में आ रही? तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे बड़े R का स्क्वायर। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? ओके। E बराबर 1/एप्सिलॉन 0 को अलग कर लो और Q बटे 4 पाई R स्क्वायर को एक साथ लिख दो। E बराबर 1/एप्सिलॉन 0 अलग और Q बटे 4 पाई R स्क्वायर एक साथ लिख दो। ऐसा क्यों लिख रहा मैं? ऐसा इसलिए लिख रहा कि जब डेरिवेशन की स्टार्टिंग बताई थी, स्टार्टिंग में हमने कहा था कि सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q बटे A, और सिग्मा बराबर A माने क्षेत्रफल और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। ये हमारी समीकरण नंबर 1 थी। जब डेरिवेशन को शुरू करा तो हमने कहा था पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा हो जाता है, और सिग्मा का फॉर्मूला Q बटे, सिग्मा का फॉर्मूला कितना होता है? Q बटे, Q की जगह Q, A माने क्षेत्रफल किसका? गोले का, और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो Q बटे 4 पाई R स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा। तो 1/एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा, और अगर थोड़ा ठीक करके लिखूँ उस फॉर्मूले को तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये दूसरी स्थिति है, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर होगा तो क्षेत्र की वैल्यू होगी E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ तक की बात क्लियर है? बड़ा सिंपल सा है। जो बाहर हमने फॉर्मूला निकाला था गोले के बाहर, उसी में थोड़ा तब्दील करना है, उसमें छोटे r की जगह पर बड़ा r रखना है। और क्यों रखना है मैंने तुम्हें बता दिया। छोटा r किसकी दूरी है? बिंदु P की। केंद्र से बिंदु P की दूरी त्रिज्या के बराबर ही तो है, तो छोटा r बराबर बड़ा r उस फॉर्मूले रख दो जो तुमने निकाला था, और रखने के बाद थोड़ा हल करो, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? ओके। नेक्स्ट तीसरी स्थिति की बात करते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति है जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। हमारा तीसरा जो केस है वो ये है कि जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। ये हमारी त्रिज्या थी कितना? बड़ा R। अब की बार बिंदु P को हमने यहाँ ले लिया, ये गोले के अंदर आ गया। बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। अब जरा ध्यानपूर्वक देखिए, अगर मैं गॉस की प्रमेय अप्लाई करता हूँ डायरेक्ट इस अंदर वाले पृष्ठ के लिए, गॉस की प्रमेय अप्लाई करता हूँ इस अंदर वाले गोलीय पृष्ठ के लिए, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है कि फाई बराबर होता है Q गुणा 1/एप्सिलॉन 0। और क्योंकि इस पृष्ठ के अंदर तो कोई आवेश गिरा हुआ है ही नहीं, आवेश तो सारा बाहर है।
आवेश तो सारा गोलीय पृष्ठ पर आ गया था ना, गोले के ऊपर, गोले के अंदर तो आवेश नहीं बचा था ना। तो जब गोले के अंदर आवेश नहीं बचा तो इस अंदर वाले पृष्ठ के अंदर भी तो कोई आवेश नहीं है, तो अंदर आवेश कितना है 0, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा 0। जब गोस्की प्रमेय से 0 आ रहा, इसका मतलब टोटल फ्लक्स कितना होगा 0। यानी जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है 0। बात समझ में आ रही? क्यों 0 होता है? क्योंकि उस अंदर वाले गोलीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश गिरा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारा जो बाहर वाला गोला है वो चालक है और चालक का संपूर्ण आवेश बाहर होता है। तुम फोटो में भी देख सकते हो चित्र के अनुसार, हमारा सारा आवेश कहाँ है? बाहर, अंदर तो आवेश नहीं है ना। लेकिन जब बिंदु P को अंदर लेंगे और गोलीय पृष्ठ बनावेंगे बंद पृष्ठ, तो बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं गिरा होगा, और जब बंद पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं गिरा होगा तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा 0, और फ्लक्स का मान 0 होने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 होगा। क्लियरिटी आ गई? बस इसको एक लाइन में लिखेंगे हम, क्या कि जब बिंदु P, ये तीसरी स्थिति है, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होता है, ये स्टार लगा के लिखेंगे, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित होता है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 आता है, 0 आता है। ये था हमारा आज का डेरिवेशन। 3 स्थिति में हमने गोले के कारण क्षेत्र निकाल लिया, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के अंदर। एक बार रिपीट कर रहा मैं, अगर गोले के बाहर पूछता है, बाहर, गोले के बाहर कितना क्षेत्र होगा, तो फॉर्मूला है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये पहला फॉर्मूला है। अगर वो गोले के पृष्ठ पर पूछता है, पृष्ठ पर, गोले के ऊपर कितना क्षेत्र होगा, तो E बराबर σ/ε0। और तीसरा केस है गोले के अंदर कितना क्षेत्र होगा, तो इसका सिंपल सा है E बराबर 0। E बराबर 0। तीनों चीज़ याद रखना। न्यूमेरिकलों में आवश्यकता पड़ती है, वो देखना पड़ता है कि न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा, गोले के पृष्ठ पर पूछ रहा है, गोले के अंदर पूछ रहा है, या गोले के केंद्र से कुछ सेंटीमीटर दूरी पर बाहर पूछ रहा है। ठीक है, आज के डेरिवेशन में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट डेरिवेशन में जो हम बात करेंगे वो किसी कण के संतुलन की बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेशित कण संतुलन अवस्था में कैसे रह सकता है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना। ये डेरिवेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के चांस है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।